नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट पश्चात वेबिनार को किया संबोधित। कहा, हमारी कोशिश कोई किसान ना छूटे पीछे। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे 55 मजदूरों में से 50 को बाहर निकाला गया। 4 की मौत, 24 का जोशीमठ में चल रहा है इलाज। लापता की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर जुटी टीम। अमित शाह की अध्यक्षता में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति को लेकर हुई समीक्षा बैठक। 8 मार्च से सभी रास्तों पर आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश। बाधा पैदा करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन पर बधाई की जगह तेजस्वी यादव ने कसा तंज। एनडीए के दलों का पलटवार। कहा, सत्ता में आने को बेताब हैं तेजस्वी यादव। और दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में बनाई जगह। अंतिम 4 में भारत या फिर न्यूजीलैंड से होगा सामना। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में NXT कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आज देश के सपने नई रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अब भारत दुनिया में वर्क फोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स के तौर पर जाना जाता है। पीएम ने कहा कि भारत में संभावनाएं अनंत हैं। क्या रही पीएम की मुख्य बातें, आइए देखते हैं। संभावनाएं अनंत है जब हमें अपने साहस और संकल्प से इन्हें हकीकत में बदलना है। भारत का परचम हर वैश्विक मंच पर लहराए, यही हमारी आकांक्षा, यही हमारी दिशा है। साथियों, ये छोटा सोचने और छोटे कदम लेने का समय ही नहीं है। मेड इन इंडिया दुनिया का मंत्र बने। कोई बीमार हो तो वो हील इन इंडिया के बारे में पहले सोचे। किसी को शादी करनी हो तो वेड इन इंडिया पर पहले विचार करें। किसी को घूमना फिरना हो तो लिस्ट में सबसे ऊपर भारत को रखें। कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहे, एग्जीबिशन लगाना चाहे तो सबसे पहले भारत आए। कोई कंसर्ट कराना चाहे तो सबसे पहले भारत को चुने। ये ताकत, ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमें खुद में पैदा करना है। दशकों तक दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। कभी हम जिन चीजों का इंपोर्ट करते थे, आज देश उनका इमर्जिंग एक्सपोर्ट हब बन रहा है। जो किसान कभी लोकल मार्केट तक ही सीमित था, आज उसकी फसल पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंच रही है। हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स दुनिया को भारतीय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की ताकत दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑटोमोबाइल सेक्टर तक दुनिया ने हमारी स्केल को, हमारे सामर्थ्य को देखा। हम दुनिया को सिर्फ अपने प्रोडक्ट ही नहीं दे रहे, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर भी बन रहा है। आज अगर हम बहुत सारे सेक्टर्स में लीडर बने हैं तो उसके पीछे बहुत सालों की
सुविचारित मेहनत है। ये सिस्टमैटिक पॉलिसी डिसीजन से ही संभव हो पाया है। आप 10 साल की जर्नी देखिए, जहां कभी पुल अधूरे थे, सड़कें अटकी थी, आज वहां सपने नई रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी सड़कों से, शानदार एक्सप्रेसवे से ट्रेवल टाइम और कॉस्ट दोनों कम हुए। आज भारत बहुत बड़े टारगेट्स रख पा रहा है, उनको अचीव कर रहा है। तो इसके मूल में एक खास मंत्र है। ये मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। ये एफिशिएंट और इफेक्टिव गवर्नेंस का मंत्र है। यानी न सरकार का दखल, न सरकार का दबाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को अधिक लचीला और समृद्ध बनाना है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को लागू करने के लिए तेजी से काम करने की भी जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का बजट हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट था। इस बजट में हमारी नीतियों में निरंतरता और विकसित भारत के विजन में नया विस्तार भी दिखा है। हमारा प्रयास है कि कोई किसान पीछे न छूटे। हर एक किसान को आगे बढ़ाएं। हमने कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए अपने अन्नदाताओं को गौरवपूर्ण स्थान दिया है। खेती लाभ का व्यवसाय बने, इसके लिए केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जमीन पर मौजूद हैं। यहाँ तक कि पिछले महीने पेश किए गए मोदी 3.0 के पहले पूर्ण बजट में भी कृषि क्षेत्र और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति की नींव रखी गई है, जिसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, जिसके तहत 100 जिलों में सिंचाई और अवसंरचना के विकास का काम किया जाना है। हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले, लो प्रोडक्टिविटी वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा। इससे इन 100 जिलों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज का अन्नदाता सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बिचौलियों के चुंगल से पूरी तरह मुक्त हो चुका है और इसका प्रमाण 6 साल पहले शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि से मिलता है, जिसके तहत लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपए सीधे 11 करोड़ किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए। आज भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। 10-11 साल पहले जो कृषि उत्पादन 265 मिलियन टन के करीब था, वो अब बढ़कर 330 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। ये सरकार के बीज से बाजार तक की अप्रोच का परिणाम है। सरकार ने 2019 में पीएम मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया था। इसके कारण आज मछली उत्पादन 2 गुना होने के साथ ही निर्यात भी 2 गुना हो चुका है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार के प्रयासों से देश में दाल के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी घरेलू खपत का 20% हिस्सा विदेशों पर निर्भर है। सरकार ने दाल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उन्नत बीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया है। इस बार के बजट में अधिक उपज वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा भी की गई है। पिछले दशक में आईसीएआर ने ब्रीडिंग प्रोग्राम में मॉडर्न टूल्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया। इससे 2014 से 2024 के बीच
अनाज, तिलहन, दालें, चारा, गन्ना, विभिन्न फसलों में 2,900 से अधिक नई किस्मों का विकास हुआ। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश के किसानों को ये नई वैरायटीज सस्ती दर पर मिलती रहे। बजट में इस बार अधिक उपज वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा हुई है। इस कार्यक्रम में अभी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उन्हें मैं विशेष तौर पर कहूंगा कि इन बीजों के प्रसार पर जरूर फोकस करें। विकसित भारत की आकांक्षा वाले देश भारत में लोगों के बीच पोषण को लेकर काफी जागरूकता बढ़ी है। सरकार के प्रयासों से बागवानी, डेयरी और मछली उत्पादन की बढ़ती मांग को देखते हुए इन क्षेत्रों में काफी निवेश किया गया है। सरकार ने फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। यहाँ तक कि बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा भी की गई है। किसानों की समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, इसके लिए सरकार ने नियमित आधार पर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर कीमत, आर्थिक सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिला है। और उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे 55 मजदूरों में से 50 को रेस्क्यू कर लिया गया है। 4 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में घायल 24 लोगों का जोशीमठ में इलाज चल रहा है। लापता लोगों की तलाश के लिए राहत टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। उत्तराखंड में एवलांच, मुश्किलें आई तमाम, लेकिन बचा ली गई जान। शुक्रवार को उत्तराखंड की चमोली में बर्फ का सैलाब ऐसा टूटा कि इसमें सीमा सड़क संगठन के 55 मजदूर बर्फ में दब गए। मजदूरों के लिए ये बर्फीला तूफान काल बनकर आया, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से 50 मजदूरों को बचा लिया गया। टोटल 55 में से 50 लोग जो हैं वो मिल गए हैं और उनमें से 24 को जोशीमठ लाया गया है और उनका इलाज चल रहा है जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में। दरअसल उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हिमस्खलन और बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चमोली जिले के माड़ा गांव के पास शुक्रवार सुबह एक ग्लेशियर के टूटने से भारी हिमस्खलन हुआ। इसमें दबे मजदूरों की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेकर पूरा प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गया। We are at Mana, the site of the unfortunate incident yesterday. Currently, air effort is being put in to take out the casualties. A number of them have already been sheltered out to Joshima. भारी बर्फबारी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था, लेकिन सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, जिला प्रशासन सबने मिलकर युद्ध स्तर पर राहत बचाव अभियान चलाया। इनके साथ विभिन्न संगठनों के 200 लोग भी बचाव कार्य में जुटे रहे। इस दौरान हेलीकॉप्टर भी बचाव कार्य में इस्तेमाल किए गए। जोशीमठ में भी आपदा कंट्रोल रूम की स्थापना की गई, जहां प्रदेश के मुखिया ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर मामले की जानकारी ली और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने भी इस घटना को लेकर चिंता जताई। कुल मिलाकर सभी लोग बहुत युद्ध स्तर पर लगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। गृह मंत्री जी ने भी लगातार हमारे से इसकी चिंता की है। रक्षा मंत्री जी ने भी अपने सभी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम बीआरओ वगैरह जो भी काम कर रहे हैं सभी को यहाँ पर लगाया है। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद 4 मजदूर जिंदगी की जंग हार ही गए। As of now, it has been confirmed that 50 persons have been rescued so far. Unfortunately, 4 injured persons have been confirmed as fatal casualty. अधिकतर मजदूर यूपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर की बताए जा रहे हैं।
मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सीएम धामी ने पर्यटकों को भी मौसम विभाग को फॉलो करने और अपना शेड्यूल को बनाने की सलाह दी है। माणा में एवलांच में फंसे हुए 50 श्रमिकों का रेस्क्यू कर लिया गया है और 5 के लिए फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। दूसरी तरफ घायल श्रमिकों का इलाज भी तेजी के साथ किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, चमोली। खबर बिहार से है। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में सियासत भी गर्म हो चली है, बयानबाजी भी तेज है। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बर्थडे पर बधाई की जगह उन पर तंज कस दिया। जाहिर तौर पर एनडीए के दलों का पलटवार भी आया और उनके नेताओं ने कहा कि सत्ता में आने को बेचैन है तेजस्वी यादव, लेकिन खास बात यह है कि जनता ने भी इसको गुड टेस्ट में नहीं लिया। चुनावी साल में बिहार की सियासत गर्माती जा रही है, जहां एनडीए एकजुट होकर चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। हर जिले में एनडीए नेताओं की बैठकें और जनता के बीच कार्यक्रम जारी है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बिहार दौरे की शुरुआत हो चुकी है। हाल ही में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। वहीं सत्ता में वापसी के लिए विपक्षी खेमा परेशान है। आरजेडी की ये अकुलाहट उनके नेता तेजस्वी यादव के बयानों में साफ देखी जा सकती है। कोई दिन नहीं बीतता जब तेजस्वी नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर तंज कसने से चूकते हों। कभी चाचा कहकर सम्मान देने वाले तेजस्वी ने नीतीश कुमार के जन्मदिन पर भी उनको नहीं बख्शा। जब नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन पर पक्ष विपक्ष हर ओर से बधाइयों का तांता लगा रहा, तेजस्वी ने जन्मदिन की बधाई देना तो दूर, उन्हें खटारा गाड़ी करार दे दिया। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा, बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वो ज्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ाती, जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी? बीजेपी समेत एनडीए के दलों ने तेजस्वी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता में आने को बेचैन तेजस्वी को अपना 15 वर्षों का जंगल राज भी याद रखना चाहिए। जब 90 के दशक में जब उनका 15 साल था, उसमें क्या हाल था बिहार का, ये तमाम बातें जनता के हाथ में हैं। जनता ने उपचुनाव में भी अपना फैसला सुना दिया, लोकसभा के चुनाव में भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया, और अब जब कुछ महीने बाकी हैं विधानसभा के चुनाव में, उसके परिणाम भी पूर्णतः एनडीए के पक्ष में आएंगे। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार नीतीश कुमार जी को गाली देने का काम कर रहा है, और नीतीश कुमार जी अभी और 15 साल काम करने वाले हैं। कुछ लोग सत्ता के बेचैनी में है, और सत्ता के बेचैनी में रहने वाले लोग एन केन प्रकारेण सारा षड्यंत्र रच करके सत्ता प्राप्त करने का खेल में नैतिकता को त्याग देता है। अब जरूरत है बिहार बचाने का। तेजस्वी के बयान पर उन्हें खूब ट्रोल भी किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पाया जाता है। बिहार में आरजेडी भी ऐसी ही पार्टी है जिसने जनकाल से ही बिहार का नुकसान किया है। भाई तेजस्वी यादव जी, कितना भी प्रोपेगेंडा कर लो, बिहार दोबारा जंगल राज नहीं चाहेगा। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है, ये बिहार की 40-50 साल पुरानी गाड़ी है, झोपड़े से महलों में आ गई। देश में सबसे ज्यादा धुआं यानी भ्रष्टाचार इस गाड़ी से ही आता है। जाहिर तौर पर सियासत में विरोधियों पर जुबानी हमले करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन तमाम विरोध और कटुता के बीच शुभेच्छाओं और शुभकामनाओं का आदान प्रदान भी स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा रही है। जनता भी हमारे युवा नेताओं से शायद यही उम्मीद रखती है। पटना से मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। रविवार को पीएम मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। यहां पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में दर्शन करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतना बढ़िया लग रहा है, इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई है। पहले भी हम लोग 2 बार आए हुए थे, लेकिन क्या है कि पहले इतनी व्यवस्था ही नहीं थी। अभी इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई मोदी जी के आने के बाद कि सब आराम से दर्शन होते हैं। मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं।
जो आदमी नहीं जा सकता उनके लिए फुल सुविधा करी है। मतलब पहले बस सेवा दी है, उसके बाद में ये व्हील चेयर दी है, ये सब करा है। पहले ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, अभी बहुत अच्छा हो गया है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अब सुविधा बहुत हो गई, सीनियर सिटीजन वो सब के लिए तो बहुत ही सुविधा हो गई है, बहुत अच्छा काम किया है। प्रथम ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से फर्स्ट ज्योतिर्लिंग, प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव, जिसके ऊपर आपने जैसे बताया कई आक्रांताओं ने हमला किया, उसको लूटा, उसको नष्ट किया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, कन्हैयालाल मुंशी जी और साथ में पूरी टीम जब सोमनाथ जी के दर्शन करने आए तब मंदिर का खंडर देख के उन्होंने समुद्र में से जल लेकर प्रतिज्ञा की थी कि ये इस मंदिर को हम भव्य से भव्य जैसे पहले था ऐसा बनाएंगे। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में ऐसा प्रस्ताव पास हुआ कि भाई सरकार इसमें पैसा नहीं देगी। हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब से गुजरात के सीएम बने तब से मंदिर के तरफ, भगवान की तरफ उनकी श्रद्धा और लगाव तो पहले से था ही, लेकिन जब से वो सीएम बने तब से मंदिर का कोई ना कोई काम उनके हाथों होता रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार मणिपुर में शांति बहाली के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हर संभव सहायता दे रही है। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि 8 मार्च से मणिपुर के सभी रास्तों पर जनता की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाए और रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अमित शाह ने कहा कि जबरन उगाही के सभी मामलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी जाए। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आवाजाही के लिए चिन्हित किए गए प्रवेश स्थानों के दोनों तरफ बाड़ लगाने के काम को जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि मणिपुर को नशामुक्त बनाने के लिए नशे के व्यापार में लिप्त पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 49वां लेखा दिवस के कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने पीएफएमएस के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से आने वाले समय में अन्य सुविधाओं को भी जोड़ा जाएगा, जिससे देश में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। PFMS integrates 250 or over 250 external systems such as the GEM portal, the GSTN, Tax Information Network, the TIN 2.0, PM Kisan, and many more such. So 250 external systems are integrated and it serves end to end. So that is how digitalization has spread itself for effectiveness. वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 140 करोड़ से अधिक आबादी वाला देश, एक ऐसा देश जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है और प्रांतीय रूप से निर्वाचित सरकारें हैं, उनकी सभी प्रणालियां यहां हमारे दोस्तों द्वारा प्रबंधित की जाती हैं। What better example can there be of cooperative federalism if only we recognize all 31 state treasuries and 40 lakh or over 40 lakh program implementing agencies, enabling unified financial management across states. Look at the dimension. Just look at the dimension of this. A country with over 140 billion population, a country which is the largest democracy, but yet has provincially elected governments. All their systems are integrated and managed by our friends here. उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा में हुए हिमस्खलन के बाद राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। इस दौरान मध्य कमान के जीओसी इंचार्ज लेफ्टिनेंट जनरल आनंदो सेन गुप्ता और उत्तर भारत क्षेत्र के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए माणा में हिमस्खलन स्थल का दौरा किया। आर्मी कमांडर ने आश्वासन दिया कि विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से भारतीय सेना तेजी से बचाव प्रयासों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधनों को मुहैया करा रहा है। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनका पता लगाने के लिए विशेष रेको रडार, यूएवी, क्वाडकॉप्टर, प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड को लगाया गया है। आवश्यक उपकरण, संसाधन और घायलों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भी लगातार काम कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के गुंडराज गुड़ेम जंगल क्षेत्र में नक्सलवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित 2 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इस मुठभेड़ के दौरान माओवादी के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। माओवादियों के शवों की शिनाख्त की जा रही है। साथ ही मुठभेड़ स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान भी जारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से शुरू हो रहा है। इससे पहले जम्मू के कटरा में भाजपा के विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया। शिविर के समापन के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर भाजपा विधायक आगामी विधानसभा बजट सत्र में जनहित के मुद्दे उठाएंगे। पहली बार हम इतने बड़े बहुमत से आए हैं और हमारा वोट शेयर सत्ताधारी पार्टी से ज़्यादा बेहतर है और हमारी जो राष्ट्रवाद विचारधारा है उसका पालन करते हुए जो लोगों के हित के विषय हैं वो उठाए जाएंगे और हमारे विधायक पूरी तैयारी के साथ तर्क तथ्य और तुलना के साथ अपना विषय रखने के लिए सक्षम भी है और निरंतर तैयारी में भी अध्ययन भी करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को 1 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे। उपराष्ट्रपति मुंबई के में केपीबी हिंदुजा कॉलेज की 75वीं वर्षगांठ में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को भारतीय संस्कृति और शिक्षा का आधार बनाना चाहिए। सनातन धर्म में वैश्विक चुनौतियों का समाधान है। उन्होंने भारत को दुनिया में सबसे अधिक आकांक्षी देश बताया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने गौरव को फिर से प्राप्त करने का आह्वान किया। Must remain well grounded and rooted to Sanatan. And Sanatan has to be part of our culture, our education. Because Sanatan stands for inclusivity. Sanatan offers solutions to the most intractable problems the global challenges indicate. I therefore appreciate it. गुजरात के दाहोद स्थित सीमेंस के संयंत्र में देश का पहला 9000 हॉर्स पावर का सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन बनकर तैयार हो गया है। अब 1 महीने में परीक्षण के बाद ये पटरियों पर दौड़ेगा, जिन्हें दाहोद नाम से जाना जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को दाहोद के सीमेंस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव संयंत्र का दौरा किया और नवनिर्मित इंजन का अवलोकन किया। रेल मंत्री ने रेल इंजन कारखाने का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए बताया कि मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में इस फैक्ट्री की आधारशिला रखी थी और 2024 में ये फैक्ट्री बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही इसे हरी झंडी दिखाई जाएगी। Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, couple of years back, he had given us the challenge to create a world-class factory here. दाहोद मेक इन इंडिया का भी बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। So within a very record time, this world-class locomotive factory has been established here. The factory is really of very high standards. The locomotive that is going to be produced here is a 9,000 horsepower locomotive, one of the most powerful locomotives in the world. It has been designed very specifically for Indian conditions, and this will also become a very important export product out of Dahod. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में फार्म टू फाइनेंशियल फ्रीडम पहल की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य किसानों को वित्तीय निर्णय लेने और धन सृजन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी वित्तीय ज्ञान से लैस करना है। सम्मेलन में द म्यूचुअल फंड रूट टू विकसित भारत एट 2047 और द सही जर्नी MFAI फैक्टबुक 2024 भी जारी की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए 2025 में भारत के विकास में म्यूचुअल फंड उद्योग को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि म्यूचुअल फंड उद्योग निवेश के नए नए विचारों को निवेशकों तक पहुंचाया है। उन्होंने कोविड के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पैदा की गई कमी को पूरा करने के लिए घरेलू निवेशकों की सराहना की। What the India markets and through that what the India growth story would have looked like
particularly post-COVID, but for the fact that the Indian investors came out in large numbers, with large value, to replace the influence of the foreign institutional investors. What you guys have, all of you have done in the last 4 years is truly phenomenal. और उन्होंने AMFI से अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सजग रहने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि बड़े निवेशकों के साथ ही साथ छोटे निवेशकों और हितधारकों का भी ख्याल रखा जाए। ये सुनिश्चित करने की अपील की कि छोटे से छोटे निवेशकों और हितधारकों का भी ख्याल रखा जाए। We must also be very conscious of our responsibilities towards our stakeholders. As long as we do an honest day's job, as long as we are conscious that we have not misled our investors, our stakeholders, as long as we've been diligent in our research, in our investment plans, in where we encouraged investors to go, we would have the organized growth story of India, the fastest growing large economy in the world today, and I promise you will be the fastest growing large economy for the next 22 years. और इससे पहले केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई टेक वीक 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की AI यात्रा भारत के बिना अधूरी होगी। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया में AI को अपनाने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है। The world's AI journey will be incomplete without India. Many countries recognize that. We are the 4th largest adopter of AI in the world today. I dare say no effort to bring AI at the center stage of our lives could be complete without some Indians playing a role somewhere along the chain. And therefore, your capabilities are well recognized, and India will be at the forefront of the AI age. Mumbai is the place where the international fiber optic underground cables have a landing zone. So for AI, what we talk in terms of data centers, investment in data centers, the hyperscalers, Mumbai is the preferred destination. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की प्रगति को वैश्विक मान्यता मिल रही है। ताजमहल की अपनी यात्रा के दौरान प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी डॉक्टर ब्रायन ग्रीन और नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइक मैसिमिनो ने भारत के उल्लेखनीय विकास और दुनिया में योगदान की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार में देश की प्रगति की प्रशंसा की और इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे भारत वैश्विक स्तर पर भविष्य को आकार दे रहा है। नई दिल्ली के विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में बांग्लादेशी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को दर्शाती एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने प्रदर्शनी का दौरा किया और तमाम घटनाओं से जुड़े संस्मरणों को देखा। नई दिल्ली स्थित विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन, जहां एक निजी संस्था फाउंडेशन अगेंस्ट कंटिन्यूइंग टेररिज्म ने बांग्लादेशी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर पहुंचे और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं भी बांग्लादेश में शांति स्थापित करने की दिशा में भरसक प्रयास कर रही हैं। आई एम श्योर our government, Modi ji, will definitely take action on this. Very much aware of what's happening there and is very concerned also. I think he's very concerned. I hope he will definitely take action and he's already doing that. प्रदर्शनी के जरिए बांग्लादेश में हिंदुओं की घटती संख्या के गंभीर संकट, मंदिरों को तोड़ने और लूटने की घटनाओं को दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी का मकसद सभी में बांग्लादेश में हो रहे अमानवीय कृत्यों के प्रति जागृति लाने और सभी को शांतिपूर्ण ढंग से एकजुट करना है। ये एग्जीबिशन हमने लगाया है क्योंकि मेन स्ट्रीम में इतनी चर्चा नहीं हो रही है अबाउट द प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़। स्टूडेंट रिवोल्ट के बाद और शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद जो अत्याचार हो रहे हैं, लोग इतना उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
यह चित्रों की प्रदर्शनी बांग्लादेशी अल्पसंख्यक समुदाय की मानसिक शारीरिक यातनाओं और बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ 1946 से लेकर अब तक हुई हिंसा के झकझोर देने वाले दस्तावेज हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रायपुर स्थित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एनसीसी समूह मुख्यालय का दौरा किया। एनसीसी समूह मुख्यालय में एनसीसी कैडेट्स ने संजय सेठ को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। अपने संवाद के दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने उज्जवल और अनुशासित कैडेट्स से मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें भारत के भविष्य का नेता बताया। रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है। रविवार को रमजान का पहला रोजा होगा। वैसे सऊदी अरब, कतर, ओमान और अन्य खाड़ी मुल्कों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में आज रमज़ान का पहला रोज़ा हुआ, जबकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, मलेशिया, जापान और फिलीपींस में रमज़ान का पहला रोज़ा रविवार को होगा। रमज़ान का महीना अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी नेमत है। इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से हमें रहमतें बरसती हैं। रमज़ान के पवित्र महीने में इंसान इबादत करके अपने रब से, खुदा से नज़दीक होने का एहसास करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से भारत के लिए एक अच्छी खबर है। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने भारत की विवेकपूर्ण नीतियों की सराहना की है। साथ ही आईएमएफ के कार्यकारी निदेशकों ने 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों और सुधारों की सराहना की है। दरअसल आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि भारत का मजबूत आर्थिक प्रदर्शन 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने के लिए जरूरी सुधारों को लागू करने में मददगार साबित होगा। पीएम मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आज़ादी के 100 साल पूरे होने की समय सीमा तय की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के वित्तीय क्षेत्र का स्वास्थ्य, मजबूत कॉरपोरेट बैलेंस शीट और अच्छा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता है कि देश की वृद्धि दर मध्यम अवधि में तेज रहेगी। साथ ही जन कल्याण की योजनाएं भी जारी रहेंगी। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भू आर्थिक विखंडन और धीमी घरेलू मांग से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए उचित नीतियां जारी रखना आवश्यक है। इसके अलावा रिपोर्ट में भारत द्वारा हाल ही में घटाए गए टैरिफ का भी स्वागत किया गया है, जिससे देश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। पिछले महीने पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री ने ऑटोमोबाइल से लेकर शराब तक कई प्रकार के आयात पर टैरिफ कम कर दिया था। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने कहा कि संरचनात्मक सुधार देश में उच्च गुणवत्ता की नौकरियां पैदा करने और निवेश के लिए काफ़ी ज़रूरी है। रिपोर्ट में भारत के लिए परामर्श दिया गया है कि भारत को लेबर मार्केट सुधारों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और महिला भागीदारी को भी बढ़ाना चाहिए। और इस मौके पर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स श्याम एस दुबे ने सिविल अकाउंट्स प्रणाली की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 2015 के ऐतिहासिक निर्णय के बाद से डिजिटल भुगतान प्रणाली मजबूत हुई है। कोविड महामारी के दौरान भी 12 लाख करोड़ रुपए डिजिटल माध्यम से वितरित किए गए, जिससे वित्तीय कार्यों में कोई रुकावट नहीं आई। The year 1415 marked as a watershed year for the transformation of PFMS into a new avatar, when a landmark decision was taken by the government to integrate all the functions of Civil Accounts Organization onto the platform of PFMS, and another very important decision to make all the DBT payments under all the schemes mandatory on the PFMS. वहीं सचिव व्यय वित्त मंत्रालय मनोज गोविल ने कहा कि देश में लेखा प्रणाली को स्वचालित करने का काम तेजी से जारी है। केंद्र और राज्यों के वित्तीय रिकॉर्ड को एक रूप बनाने के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। These rules, it is important to emphasize here, also provide guidance to the state governments' accounting departments. Many of the state governments do not have full-fledged accounting departments. They do not have that kind of a capability. So whatever we produce as the accounting manuals and rules and procedures, many state governments also adopt those. In fact, we are also discussing with the Office of the Comptroller and Auditor General of India the issues related to the harmonization of the union and the state accounting codes and practices. वाराणसी के आईआईटी बीएचयू में टेक्नेक्स 25 का 3 दिवसीय आयोजन किया गया। इस मौके पर राजपुताना ग्राउंड में छात्रों द्वारा गेमिंग जोन बनाकर ड्रोन गेम, पेन बॉल गेम और रोबोट फाइट गेम का आयोजन किया गया, जिसमें आईआईटी बीएचयू के छात्रों द्वारा बनाए गए ड्रोन का प्रदर्शन किया गया।
वहीं स्वतंत्रता भवन में लगी प्रदर्शनी में ड्रोन, सेना और एनएसजी के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां छात्र छात्राओं को इसके बारे में जानकारी दी गई। यहाँ पे बेसिकली हम स्टूडेंट्स का टैलेंट जज करते हैं टेक्नोलॉजी में, एरियल रोबोटिक्स में। जैसे अभी यहाँ पे जितने भी ड्रोन्स हैं ये सारे बच्चों ने प्री बिल्ड नहीं है, ये सब उन्होंने बनाए हैं। यहाँ से अब यहाँ पे उनके सारे ऑब्स्टेकल्स होंगे जहाँ से वो अपनी फ्लाइंग टेस्ट करेंगे। जैसे फ्लाइंग स्किल होगी वो सारी टेस्ट होगी यहाँ से। खबर खेल जगत से है। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज कराची में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए इंग्लैंड से 180 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम ने 29.1 ओवर में 3 विकेट खोकर 181 रन बनाकर हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से हेनरिक क्लासन ने 64 जबकि रेजी वेन डे ड्यूसेन ने 72 रन की नाबाद पारी खेली। इससे पहले इंग्लैंड की टीम मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 179 रन पर ढेर हो गई। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने अपने पहले 2 विकेट महज 20 रन के स्कोर पर खो दिए। इंग्लैंड का तीसरा विकेट बेन डकेट के रूप में गिरा, जो 24 रन बनाकर मार्को जॉनसन का शिकार बने। चौथे विकेट के लिए जो रूट और हैरी ब्रुक के बीच 62 रन की साझेदारी सामने आई, जो हैरी ब्रुक के 19 रन पर आउट होने के साथ ही समाप्त हो गई। वहीं जो रूट भी 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड के विकेटों के गिरने का सिलसिला यूं ही जारी रहा और पूरी टीम 179 रन पर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मार्को जॉनसन और वियान मुल्डर ने 3-3 विकेट हासिल किए। और चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में रविवार को भारत और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने होंगी। दोनों टीमों ने अपने पहले 2 मुकाबले जीते हैं और दोनों ही सेमीफाइनल में हैं। ऐसे में यह मुकाबला दोनों के लिए आगे की अपनी तैयारी को परखने का एक बड़ा मौका लेकर सामने आई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान को हराकर जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम अब अपनी अगली लड़ाई न्यूजीलैंड के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। ये दोनों टीमें वैसे तो पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। ऐसे में ये मुकाबला दोनों के लिए सेमीफाइनल से पहले की तैयारी का एक अच्छा मौका लेकर सामने है। भारत की बात करें तो टीम एकजुट है। गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, दोनों मोर्चे पर टीम ने सफलता हासिल की है। हालांकि फिर भी टीम के बल्लेबाजों को स्पिनरों ने परेशान किया है। विराट कोहली और शुभमन गिल जिस अंदाज में सीरीज में नजर आ रहे हैं, वो टीम इंडिया के भरोसे को बूस्ट अप कर रहा है। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो कीवी टीम में अच्छे स्पिनरों और एक मजबूत बैटिंग लाइनअप है, जिससे टीम इंडिया को सावधान रहना है। फिर इस टीम ने बेहतरीन फील्डिंग के जरिए भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक सिर्फ एक मुकाबला हुआ है, जहां कीवी टीम ने जीत दर्ज की है। वहीं ओवरऑल मुकाबलों की बात करें तो इन दोनों के बीच अब तक 118 वनडे मैच हुए हैं, जिसमें भारत ने 60 तो कीवी टीम ने 50 मैच जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं और 1 मैच टाई रहा है। पिच की बात करें तो दुबई की पिच पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है। गेंद पिच पर थोड़ी रुक रुक कर आती है। कुल मिलाकर सेमीफाइनल से पहले दोनों टीमों के लिए ये एक प्री शो वाला मैच है, जहां अपनी कमियों को दुरुस्त करने का बड़ा मौका सामने है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और एक बार फिर से दुनिया भारत के को देखकर हैरत में है, क्योंकि भारत से 5 महिलाएं कार ड्राइव करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया होते हुए न्यूजीलैंड तक ऐतिहासिक यात्रा पर निकल पड़ी हैं। देखिए डीडी न्यूज की हमारी सहयोगी डॉक्टर सुया शर्मा की ये खास रिपोर्ट। मदर ऑन व्हील्स टाइटल के तहत दिल्ली सचिवालय से 5 साहसी और प्रेरणादायक माताओं ने एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अभियान में माधुरी सहस्त्रबुद्धि के साथ अन्य 4 महिलाएं भारत से दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड तक स्वयं कार चलाकर अपनी यात्रा पूरी करेंगी। मदर्स ऑन व्हील्स आउट टू हील द वर्ल्ड, इस टाइटल के अंडर में हम लोग 5 माताएं यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की यात्रा करने के लिए खुद गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं। हमें लगता है कि अगर हम बाय फ्लाइट जाते हैं, विमान से जाते हैं, तो वो कनेक्ट बन नहीं पाता है, तो इसीलिए हम बाय रोड जाते हैं ताकि लोगों के साथ कनेक्ट बना रहे और हम लोग वहाँ की कल्चर ठीक तरीके से सोच समझ पाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस यात्रा के फ्लैग ऑफ समारोह में हरी झंडी दिखाकर 5 माताओं को रवाना किया। की पृष्ठभूमि में ये देखा कि जो हमारी माँ होती हैं वो सदैव
अपने बारे में तो कभी सोचती ही नहीं है। वो जिंदगी भर अपना परिवार, अपना बच्चा, अपना पति, केवल उनकी देखरेख में जीवन गुजार देती। वो भारत की माँ जब यहाँ से निकल के पूरे विश्व में जाएगी तो सच कहा सोनल जी ने कि वो जो अंकुरित बीज वो दुनिया की धरती में डाल के आएगी, तो जो सबसे प्यारा संबंध, जो सबसे प्यारा भाव दुनिया का है, मैं तो कहती हूँ माँ एक एहसास है। ये अभियान न केवल महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि ये दुनिया को दिखाने का एक अवसर भी है कि भारत की महिला किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सकती है और अपने सपने को साकार कर सकती है। ये यात्रा मातृत्व और अनुसंधान का उत्सव है, जो समाज में महिलाओं की भूमिका को और भी मजबूत करेगा। डीडी न्यूज़ के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात मोटापे की। भारत में मोटापा एक बहुत बड़ी और बढ़ती समस्या है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरों का कारण बन रही है। इसका प्रमुख कारण बदलती जीवन शैली, अस्वस्थ आहार और शारीरिक गतिविधियों की कमी है। मोटापा आज भारत में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन गया है, जिससे सभी आयु वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये न सिर्फ अपने आप में एक समस्या है, बल्कि मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसे गंभीर रोगों का खतरा भी इससे बढ़ जाता है। भागती दौड़ती जिंदगी, गलत जीवन शैली, असंतुलित और अस्वास्थ्यकर आहार के कारण मोटापा समाज में चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। जहां एक ओर फास्ट फूड का प्रचलन आज बढ़ गया है, तो वहीं लोगों की शारीरिक गतिविधियों में कमी आई है। भविष्य में इसी समस्या की गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया मन की बात कार्यक्रम में इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया और राष्ट्रव्यापी जागरूकता और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। अपने खान पान में छोटे छोटे बदलाव करके हम हमारे फ्यूचर को स्ट्रॉन्गर, फिटर और डिसीज फ्री बना सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मोटापे को कम करने के लिए प्राथमिक कदम के तौर पर खाने वाले भोजन में तेल के उपयोग को कम करने का आह्वान किया। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि जो तेल खाने के लिए खरीदा जाता है, खरीदते समय ही अब 10% कम ही खरीदेंगे। ये ओबेसिटी कम करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। आइए अब जानें कि आखिर मोटापा क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मोटापा असामान्य या अत्यधिक वसा के रूप में परिभाषित किया गया है। मोटापे को वर्गीकृत करने के लिए आमतौर पर बॉडी मास इंडेक्स BMI का उपयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का BMI 25 या उससे अधिक है, तो उसे अधिक वजन वाला माना जाता है और 30 या उससे ऊपर के BMI को मोटापा माना जाता है। जब किसी व्यक्ति का BMI 35 या उससे अधिक होता है, तो वो अत्यधिक मोटापे की श्रेणी में आता है। दरअसल BMI ही वो तरीका है जिससे ये पता किया जाता है कि व्यक्ति का वजन उसकी ऊंचाई के हिसाब से ठीक है या नहीं। इसे जांचने के लिए व्यक्ति के वजन को उसकी ऊंचाई के वर्ग से भाग किया जाता है। दुनिया भर में वयस्कों और बच्चों में अधिक वजन और मोटापे की समस्या लगातार बढ़ रही है। 1990 से 2022 के बीच मोटापे से ग्रस्त बच्चों और किशोरों का प्रतिशत 2% से बढ़कर 8% हो गया है, यानी 4 गुना बढ़ गया। इसी समय में मोटापे से ग्रस्त वयस्कों की संख्या भी दोगुनी हो गई, जो 7% से बढ़कर 16% पहुंच गई। भारत में मोटापे के आंकड़ों पर नजर डालें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के 2019 से 21 के आंकड़ों के अनुसार 24% भारतीय महिलाएं और 23% भारतीय पुरुष अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं, जबकि 15 से 49 साल की महिलाओं में 6.4% और पुरुषों में 4% मोटे हैं।
5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी मोटे बच्चों का प्रतिशत 2015-16 में 2.1% था, जो 2019-21 में 3.4% रहा। केंद्र सरकार ने देश में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिनमें फिट इंडिया मूवमेंट, NPNCD प्रोग्राम, पोषण अभियान, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया मूवमेंट, आज से थोड़ा कम अभियान प्रमुख हैं। मोटापा भारत में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, लेकिन भारत इसे हल करने के लिए कई कदम भी उठा रहा है और इन कार्यक्रमों ने भविष्य की पीढ़ियों को मोटापे के जोखिम से बचाने और जागरूकता फैलाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे जैसे भारत अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है, एक फिट और स्वस्थ भारत की कल्पना भी समय की मांग के रूप में दिखाई दे रही है। यदि हम जागरूकता, सही जीवन शैली और सही नीतियों को अपनाएं, तो भारत मोटापे से निपटने में एक उदाहरण बन सकता है और एक स्वस्थ और खुशहाल राष्ट्र की मिसाल पेश कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खबरों पर फटाफट अंदाज में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुंबई में केपीबी हिंदुजा कॉलेज की 75वीं वर्षगांठ में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि सनातन धर्म को भारतीय संस्कृति और शिक्षा का आधार बनाना चाहिए। सनातन धर्म में वैश्विक चुनौतियों का समाधान है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी तुहिनकांत पांडे ने मुंबई में सेबी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। तुहिनकांत पांडे ने माधवीपुरी बुच की जगह ली है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राजधानी में अब 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। 1 अप्रैल से ये फैसला लागू होगा। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह ने इस बात की जानकारी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि गुजरात रेलवे के लिए रिकॉर्ड आवंटन मिलने से राज्य में विकास को नई गति मिलेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ आतंकी फंडिंग मामले में रघु मिडियामी को गिरफ्तार किया है। रघु मिडियामी प्रतिबंधित संगठन मूलवासी बचाओ मंच का नेता है। इस संगठन को भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के बाद बैन कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित 2 माओवादी ढेर हो गए। इनके पास से खतरनाक हथियार भी बरामद हुए हैं। फिलहाल माओवादियों के शवों की शिनाख्त की जा रही है। IIT BHU 10X25 की शुरुआत हो गई है। इस तकनीकी उत्सव के दूसरे दिन IIT BHU के छात्रों द्वारा बनाए गए ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में दुनिया ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते को लेकर हो रही बातचीत अचानक से विवाद और जुबानी जंग में तब्दील हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे कह डाला कि युद्ध को लेकर शांति समझौता कीजिए, नहीं तो अमेरिका आपका साथ नहीं देगा। इस बीच प्रमुख यूरोपीय देश यूक्रेन के समर्थन में आ गए हैं। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच हुई बैठक तीखी बहस के बाद बेनतीजा खत्म हो गई। एक तरफ ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस ने युद्ध के लिए जेलेंस्की को दोषी ठहराया, वहीं जेलेंस्की ने अमेरिका पर पुतिन के आक्रामक रुख को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन को तत्काल युद्ध विराम करना चाहिए। अगर यूक्रेन ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अब अमेरिका का साथ नहीं मिलेगा। We want peace. And it was just my impression that if we do that, if we sign up, he's looking for something that I'm not looking for. He's looking to go on and fight. We're looking to end the death. Now, if we don't do anything, he's going to have to make peace, but he's dealing with a very weak set of cards. If we sign, he's dealing with a very strong set of cards, and then he doesn't want to make peace. So that's where we are. It's very simple. I'm not looking to get into anything protracted. I want immediate peace. यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वो तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुआ खेल रहे हैं, जिसके जवाब में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सीधे सीधे कह डाला कि हम गारंटी के साथ युद्ध विराम चाहते हैं। You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. We gave you $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. बातचीत के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की को कहा कि अगर आपको डील करनी है तो करें, वरना वापस जाएं। ओवल ऑफिस से जेलेंस्की के निकलने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब आप शांति के लिए तैयार हो जाइए तब वापस आइएगा। हालांकि इस मुलाकात के बाद जो दोनों नेताओं का ज्वाइंट स्टेटमेंट होना था उसे रद्द कर दिया गया। साथ ही अमेरिका और यूक्रेन के बीच खनिज डील भी कैंसिल हो गई है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के बाद व्हाइट हाउस से निकलने पर सोशल मीडिया एक्स पर अमेरिका को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस के बाद कई यूरोपीय देशों के साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन के समर्थन में नजर आए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों के नेताओं का यूक्रेन के प्रति समर्थन दिखाने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही यूक्रेन के लोग भी अपने राष्ट्रपति के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। आप इस प्रतिक्रियाओं को देखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई बहस ने दुनिया भर को चिंता में डाल दिया है। यूक्रेन के मुद्दे पर 3 साल से एक साथ दिख रहे पश्चिमी देशों के नेताओं ने जेलेंस्की के प्रति एक बार फिर अपना समर्थन जताया और उन्हें भरोसा दिलाया कि अमेरिका की बदली नीति के बाद भी यूरोप उनके साथ है। फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, स्पेन, आयरलैंड, आइसलैंड, जर्मनी, लिथुआनिया, मोल्दोवा और स्वीडन सहित कई अन्य यूरोपीय नेताओं ने भी अपना समर्थन व्यक्त किया। ट्रंप की समर्थक मानी जाने वाली इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी यूक्रेन की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए कहा कि इस समय पर यूएस, यूरोप और हमारे साथी देशों के बीच एक बैठक की आवश्यकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग के बाद जेलेंस्की के प्रति अपना समर्थन जताते हुए लिखा कि यूक्रेन युद्ध में एक ही हमलावर है और वह है रूस। इस युद्ध में एक ही देश है जो हमला झेल रहा है, वह है यूक्रेन। मैक्रोन ने लिखा कि हम 3 साल से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और हम लगातार करना जारी रखेंगे। हमसे हमारा मतलब अमेरिका, यूरोप, कनाडा, जापान और कई अन्य देश भी। जर्मनी के चांसलर बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे मैर्स ने भी यूक्रेन के प्रति अपना समर्थन दिखाया। उन्होंने लिखा कि हम यूक्रेन के साथ हर समय खड़े हुए हैं। वहीं वर्तमान में चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भी यूक्रेन का समर्थन करते हुए लिखा कि यूक्रेनी लोगों से ज्यादा शांति कोई नहीं चाहता है। यही वजह है कि हम साथ मिलकर शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर भरोसा कर सकता है। भारत की यात्रा पर आई यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेन ने लिखा कि हम अपने यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े हुए हैं। जेलेंस्की को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा कि आप हिम्मत बनाए रखिए, हम एक लंबी शांति के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक बयान में कहा कि वे यूक्रेन के प्रति अटूट समर्थन रखते हैं, जबकि उनके स्पेनिश समकक्ष पेड्रो सांचेज ने एक्स पर 3 भाषाओं स्पेनिश, अंग्रेजी और यूक्रेनी में लिखा कि यूक्रेन यूरोप आपके साथ खड़ा है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने लिखा कि हमारे यूक्रेनियन दोस्तों और राष्ट्रपति जेलेंस्की आप अकेले नहीं हैं। इस पर जेलेंस्की ने भी उन्हें धन्यवाद दिया। स्वीडन के प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से भी यूक्रेन के समर्थन में पोस्ट किया गया। उन्होंने लिखा कि स्वीडन यूक्रेन के साथ हमेशा खड़ा हुआ है। आप अकेले अपनी स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आप पूरे यूरोप के लिए लड़ रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी यूक्रेन के प्रति समर्थन को जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि कनाडा लगातार यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। हम एक स्थायी शांति के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने यूक्रेन का समर्थन करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। We stand unequivocally with Ukraine in their struggle because we regard that as a struggle for the upholding of international law. यूक्रेन के लोग जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई तीखी बहस को लेकर अपने राष्ट्रपति के साथ खड़े दिखे। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की ने देश की गरिमा और हितों के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति इस बात पर अड़े रहे कि भविष्य में रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन की सुरक्षा के आश्वासन के बिना कोई शांति समझौता नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।